सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ ट्रेंड्स को देखकर उन ट्रेंड्स को फॉलो करना भी आजकल एक ट्रेंड बन चुका है। और इसमें जैसे कि हम बात कर रहे हैं, एक सिलसिला हमने शुरू कर रखा है स्किन केयर के हवाले से। जेन जी हो, टीनेजर्स हों, बच्चे हों, बच्चियाँ हों, वो सब इन ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। लास्ट टाइम हमने बात की थी कोरियन स्किन की या ग्लास स्किन की। अब DIY स्किन भी है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ अक़साम के सीरम्स इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, जिनको सब बेदरेग बेधड़क इस्तेमाल करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो इस हवाले से बात करने के लिए वंस अगेन मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मुबशिर डाहा। वेलकम सर। कैसे हैं आप? लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे और बहुत अच्छा रिस्पांस आया, मेरे घर से भी बच्चों ने पूछा इस बारे में। ये जो ट्रेंड्स आजकल चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, हम मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर देखते हैं, रील्स बनी हैं, शॉर्ट्स बनी हैं, जिसके अंदर लोग या सेलिब्रिटीज़ या जिसको हम सोशल मीडिया की ज़ुबान के अंदर इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स या मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके अपने ऊपर आजमाते हुए हमें दिखाई देते हैं। वो एक तो बताइएगा कि आजकल क्या क्या हैं, कौन कौन से चल रहे हैं, और उसके बाद मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये होगा कि इनमें से सबसे तबाहकुन टोटका कौन सा है जिसके मरीज़ आपके पास आते हैं, जिससे मुतासर होकर लोग आपके पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने फ़लाँ चीज़ या फ़लाँ प्रोडक्ट या फ़लाँ टोटका इस्तेमाल किया था और उसका नतीजा निकल आया। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सलमान साहब। अच्छा, जो आपने बात की कि ट्रेंड्स कौन से चल रहे हैं, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा लोगों की डिमांड होती है, हमारे पास क्लाइंट्स आ रहे होते हैं जी कि हमें ग्लास स्किन चाहिए। अब ग्लास स्किन का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि वो क्या माइंड में लेके आ रहे होते हैं कि हमें ग्लास स्किन चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी बात करूँगा। देखिए, ग्लास स्किन का जो वो बेसिक मतलब समझ रहे होते हैं वो ये होता है कि ग्लास स्किन वो है कि जो बिल्कुल फ्लॉलेस स्किन है, उसके ऊपर कोई रिंकल्स नहीं है, कोई पिगमेंटेशन नहीं है, रंग भी उसमें गोरा है, और जिस तरह ग्लास होता है उस तरह की वो स्किन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल कोरियन या डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट नस्ल्स हैं इसकी ह्यूमन बीइंग की, उनकी स्किन नेचुरल वे में वैसी होती है। अब देखें, जो हम लोग फोकस करते हैं वो ये करते हैं कि जो आपकी एक्चुअल स्किन है उसको रिटेन करें, जो आपकी एक्चुअल स्किन का कलर है उसकी हिफाजत करें। जो डॉक्टर साहब यहाँ पर यही सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो हमारा एक्चुअल साउथ एशियंस का, पाकिस्तानियों का कलर है, ये हमारी स्किन है, लोग उसी से सेटिस्फाई नहीं होते। सही सबसे बड़ा मसला आ रहा होता है कि लोग उससे सेटिस्फाई नहीं होते। और दूसरी बात यह है कि देखें, हर नस्ल की, हर जनरेशन की अपनी शेप होती है, अपना कद काट होता है, अपनी स्किन होती है, अपना टेक्सचर होता है। अब ये नहीं हो सकता कि जी जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी स्किन कोरिया जैसी हो गया, कोरिया वालों की स्किन पाकिस्तान जैसी हो जाए। अब मैं US गया था ट्रेनिंग के लिए, मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करूँ। वहाँ के लोग कोशिश करते हैं कि उनका कलर टैन हो जाए। वो लोग गोरे होते हैं, दे आर ट्राइंग कि वो सन बाथ ले रहे होते हैं डिफरेंट, इवन के वहाँ पे सैलून्स बने हुए हैं जो कि टेम्पररी बेसिस पे उनका कलर टैन कर देते हैं, अब वो मेकअप करके। अब पॉइंट ये है कि जो यहाँ के हमने अपने खुद ही ब्यूटी ट्रेंड्स बनाए हुए हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी स्किन की हेल्थ बेहतर होनी चाहिए। आपकी स्किन का जो ओरिजिनल कलर है वो बेहतर होना चाहिए, ना कि आप इस चीज़ की कोशिश करें कि ग्लास स्किन की तरफ जाएं या बहुत ज़्यादा रंग गोरा होने की तरफ जाएं। तो मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन हैं वो ये हैं कि अपनी हेल्दी स्किन की हिफाजत करें। ग्लास स्किन का कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि जी हम कहेंगे पाकिस्तान के लोगों की स्किन को हम ग्लास स्किन कर देंगे। ग्लास स्किन ये होती है कि जो आपकी ओरिजिनल स्किन है उसके ऊपर अगर फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं, सन एक्सपोजर की वजह से उसके ऊपर रिंकल्स आ रही हैं, पिगमेंटेशन आ रही है, टैनिंग हो रही है, तो उसको हम एड्रेस करके उनको ठीक करें। तो जो आपका ओरिजिनल कलर है, ओरिजिनल आपकी कंप्लेक्शन है, वो दोबारा रीगेन करें, तो वही आपके लिए ग्लास स्किन। मतलब एक हेल्दी स्किन हो, हेल्दी होगी तो वो ग्लो भी करेगी, एक्नी फ्री हो, पिगमेंट्स ना हो। तो आगे हम ट्रेंड्स की बात कर रहे थे। एक तो आपने बात की कि ग्लास स्किन का ट्रेंड है, उसके अलावा एकदम कुछ चीज़ें आती हैं कि जी आप इंस्टेंट ग्लो करेंगे, क्रीम्स लगा लें, सीरम्स लगा लें। सीरम्स मुख्तलिफ अक़साम के, ख़ासतौर पर विटामिन वो C के सीरम्स आई थिंक बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो ये जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनको बताएं, फिर उसके बाद फिर हम इसमें देखते हैं कि कौन सा जिसमें हम व्यूअर्स को मना कर सकें कि भाई ये काम आपने नहीं करना, ये बहुत ख़तरनाक है। देखिए, सर्टन जो स्किन केयर है ना, उसके ऊपर अगर फोकस कर लें तो किसी ऐसे ट्रेंड को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो ट्रेंड चल रहे होते हैं, जी सीरम आ गया, इंस्टेंट ग्लो आ जाएगा, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो इंस्टेंट ग्लो की तरफ लेके जाए। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा फोकस ये होता है कि हमने डैमेज कंट्रोल करना है, और जो डैमेज हो चुका हुआ है फॉर एग्जांपल सन एक्सपोजर की वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, डाइटरी हैबिट्स ठीक नहीं थी, स्लीप हैबिट्स ठीक नहीं थी, सन एक्सपोजर ज़्यादा था, सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं किया, हाइड्रेशन ठीक नहीं थी, पानी का इस्तेमाल कम करते थे, उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हम उसको क्या करते हैं कि हम उनको गाइड भी करते हैं, और जो ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है हम वो भी करते हैं। लेकिन अगर हम ये कोशिश करें कि जी कि नहीं, हमने उसको ग्लास स्किन की तरफ लेके जाना है, या हमारे पास कोई ऐसी जादुई छड़ी है कि जिससे क्या होगा कि आप हफ्ते में बहुत ज़्यादा गोरे हो जाएंगे, हफ्ते में जो स्किन का टेक्सचर है वो कोरिया जैसा हो जाएगा, कोरिया के लोगों जैसा हो जाएगा, या यूरोपियन लोगों जैसा हो जाएगा, ऐसा कोई चीज़ नहीं है अवेलेबल।
और ना ही मेडिकली या साइंटिफिकली प्रूवन ऐसा कोई प्रोसीजर, ऐसी कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है कि जो इन बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा इंस्टेंट ग्लो की तरफ लेके जाए। लेकिन जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो डैमेजिंग हैं, लोग उसको यूज़ कर लेते हैं, लोग उसको फॉलो कर लेते हैं। किसी ने बता दिया जी मैंने ये यूज़ किया तो उसका ये रिजल्ट्स आ गए, तो उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। फिर क्या होता है कि फिर इन द लॉन्ग रन जाके स्किन बजाय बेहतर होने के डैमेज हो जाती है। डॉक्टर साहब यहाँ पे एक पॉइंट कि स्किन एक ऑर्गन है, जीता जागता ऑर्गन है, ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन है, इंसान का ऑर्गन है। जिस तरह मैं लास्ट टाइम भी बात करना चाह रहा था कि जिस तरह बहुत सारी मेडिकेशन है जो कि प्रोहिबिटेड है, जो आपको डॉक्टर के नुस्खे के बगैर नहीं मिलती, तो स्किन भी तो एक ऑर्गन है। स्किन अगर बीमार होगी, ख़राब होगी तो आप बीमार होंगे। तो ये ऐसी इतनी ख़तरनाक प्रोडक्ट्स ओपनली क्यों अवेलेबल हैं? ये वंस अगेन मेरा तो ये सवाल होता है कि और फिर अगर अवेलेबल होती हैं तो उसके ऊपर कोई वार्निंग या कोई चीज़ तो होनी चाहिए कि कम से कम लोग पढ़ लें। पहली बात यह है कि ऐसी प्रोडक्ट्स में कभी भी इंग्रेडिएंट्स में मेंशन नहीं होता कि उसमें प्रोडक्ट्स कौन सी वो हैं, कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स में वो मेंशन ही नहीं करते, जो प्रोडक्शन कंपनीज होती हैं वो मेंशन ही नहीं करते कि उससे ये रिजल्ट आएगा। लेकिन जो साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हैं अगर वो मेंशन हुई हैं तो उससे कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि हम सन प्रोटेक्शन की तरफ जाते हैं या हम स्किन की प्रोटेक्शन की तरफ जाते हैं, लेकिन जो इंस्टेंट ग्लो की तरफ चीज़ें इंस्टेंट ग्लो करती हैं या जिसके इंस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं उनमें मोस्टली स्टेरॉइड्स होते हैं, उनमें मोस्टली मर्करी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्किन इंस्टेंट ग्लो तो कर जाती है विद इन वीक 10 डेज, लेकिन साथ ही साथ स्किन की हेल्थ डैमेज हो जाती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम लोगों को गाइड भी करते हैं, अवेयर भी करते हैं कि आप कोई भी ऐसा फार्मूला, कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ ना करें जिससे आपके माइंड में ये हो कि इंस्टेंट आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। इंस्टेंट रिजल्ट्स का कोई कंसेप्ट नहीं है। वंस अगेन डॉक्टर साहब बैक टू ट्रेंड्स ज़रा लोगों को हम बता रहे थे कि एक तो कोरियन स्किन, DIY स्किन और सीरम्स वगैरह, और कौन कौन से ट्रेंड्स हैं जो कि आज अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग रेटिनॉल के बड़े फ़ैन हैं कि हम रेटिनॉल यूज़ करते हैं, लेकिन रेटिनॉल ये है कि प्रोडक्ट होती है, उसमें ये करते हैं कि जो उसके यूजेज का जो है प्रॉपर एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल इस तरह से है कि उसको आपने पहले अपनी स्किन की सेंसिटिविटी चेक करनी होती है, वंस अ वीक अप्लाई करें, फिर उसके अंदर कितनी परसेंटेज है रेटिनॉल की वो यूज चेक करना, देखना होता है कि कितने % आप रेटिनॉल यूज़ कर रहे हैं। जी, क्रीम या ऑइंटमेंट टाइप ये सीरम फॉर्म में आता है। ओके, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि उसके बाद उसका काम क्या होता है, वो हेल्पफुल ज़रूर है, लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन या डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बाद ही उसको यूज़ करना शुरू करें। होता क्या है नॉर्मली कि लोग आफ्टर 30 उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं, उनके माइंड में होता है कि हमारे ऊपर जो एजिंग साइंस आने हैं वो उसको कम करेगा। ये फैक्ट है कि वो कम करता है, लेकिन उसकी जो यूजेज है उसके लिए केयरफुल होना ज़रूरी है। ये मैं आपको रेटिनॉल की बात कर रहा हूँ। इस तरह से लोग जो है इंजेक्शंस जो ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस हैं वो लगवाते हैं। अच्छा, ग्लूटाथियोन इंजेक्शन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उससे आपकी स्किन की टोन बेहतर होती है, कंप्लेक्शन भी बेहतर होता है, लेकिन वो भी कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि जी कि आपने आज लगाया और कल आप गोरे हो गए। उसके साइड इफेक्ट्स ये हैं कि वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं। अगर तो वो एक्चुअल जो मतलब जो जेन्युइन प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं और डॉक्टर से ही लगवा रहे हैं, तो डॉक्टर से लगवाने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जो डॉक्टर्स प्रोडक्ट्स लेते हैं या जो डॉक्टर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं, कम से कम वो इस बारे में श्योर ज़रूर होते हैं कि वो आपकी हेल्थ को डैमेज नहीं कर रही। पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो ग्रेजुअल आते हैं, वो 1 से 2 टोन आपकी जो स्किन का कलर है उसको वो बेहतर करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तीसरी बात यह है कि उसके अगर तो जेन्युइन प्रोडक्ट यूज़ करें तो उसके एंटीऑक्सीडेंट रिजल्ट्स आते हैं, और साथ ये है कि वो ओवरऑल आपकी बॉडी की एंडोरेंस को इंप्रूव करता है, आपकी स्लीप को इंप्रूव करता है। साथ ये है कि आपके जो है आपकी जो ओवरऑल मूड है, मूड एलिवेशन करता है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, इसके यूज़ करने के भी रिजल्ट्स परमानेंट नहीं है। अच्छा, कंटिन्यू करना पड़ता है। प्रॉब्लम ये भी है, जब हम भी अगर फॉर एग्जांपल किसी को रिकमेंड करते हैं, पहले तो मेरी कोशिश है कि मैं को बहुत इंकरेज नहीं करता इस चीज़ को, लेकिन लोग जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जी ट्रेंड्स देख के आ रहे होते हैं, जो उसने लगाया तो वो गोरा हो गया, उसने किया तो उसने ये हो गया। हम क्या करते हैं, उनको बताते हैं कि जी कि ये परमानेंट रिजल्ट्स नहीं है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको लगवाएंगे, सर्टेन रिजल्ट अचीव होगा, आप इसको छोड़ देंगे, वही रिजल्ट खत्म हो जाएगा। इसका तरीका ये होता है कि आप लगा लें, फिर उसकी मेंटेनेंस डोज होती है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लगाने से पहले अपनी लिवर हेल्थ चेक करें, क्योंकि इसने प्रोसेस लिवर में जाके होना होता है कि क्या जिस पेशेंट को या जिस क्लाइंट को हम लगा रहे हैं उसका लिवर हेल्दी है कि नहीं है। अगर लिवर हेल्दी नहीं है तो फिर क्या होगा, उसकी हेल्थ को डैमेज कर देगा। तो ये सारे प्रोटोकॉल चेक करने के बाद लगाना होता है। इसलिए हम इस चीज़ पे जोर देते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक तरफ एक सैलून वाली खातून लगा रही है या सैलून वाला बंदा लगा रहा है, उसको तो इन चीज़ों का पता ही नहीं है कि इसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, किस तरह से इसका ख्याल करना होता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके लगाने के लिए आपके पास इमरजेंसी सपोर्ट चाहिए होती है। एट टाइम ऐसा भी होता है कि लोगों में ये इरेक्ट कर जाता है,
अच्छा, तो उसके लिए हमें इमरजेंसी सपोर्ट चाहिए होते हैं साथ कि हमारे क्लिनिक्स में वो चीज़ें, वो मेडिसिन अवेलेबल। डेफिनेटली वो किसी सैलून पे तो हो नहीं सकती, सैलून पे वो हो नहीं सकती और सैलून उसको अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकता कि उसको हुआ क्या है।